BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेज नंबर 55 से 58 तक की पूर्ति देख रहे हैं कक्षा 9 हिंदी मॉड्यूल की। पाठ 7 से पाठ 12 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है, जो हमारे मन में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य है कि संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। वे ईश्वर से साक्षात करने के लिए आतुर हैं। तीसरा प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं। इनसे शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकड़ियों से बढ़ती है। देश की आज़ादी के लिए हथकड़ियाँ पहनना गौरव की बात होती है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। चौथा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अंधकार की तरह काली अर्थात अन्यायपूर्ण है। कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। छठा प्रश्न है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या का कारण उसकी स्वच्छंदता है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी अपराध है। सातवां प्रश्न है, कवि पंत ने गाम को हरता जनमन क्यों कहा है? तो गाम का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। वह अत्यंत मनमोहक है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है, इसलिए कवि ने गाम को हरता जनमन कहा है। आठवां प्रश्न है, गाम को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं। तो मरकत के हरे रंग की तुलना गाम की हरियाली से की गई है। गाम का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गाम को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा, क्योंकि वह मेघ बादल के देर से आने के कारण अर्थात वर्षा होने के कारण व्याकुल हो रही थी और संकोच से उसके सामने नहीं आ रही थी। 10वां प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं? तो अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकणियों करदनी के समान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं। पहली विशेषता, कवि रसखान के काव्य में प्रेम और अनुभूति का संगम है। दूसरी, कवि रसखान ने भक्ति, श्रृंगार एवं शांत रस प्रदान काव्य की रचना की है। प्रश्न क्रमांक 12, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। दूसरी है, कबीर के दोहों में शांत रस एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में लिखिए। तो छायावाद के बारे में, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा दी है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि हैं। पहले जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता लिखिए। सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं। पहली, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम झलकता है। दूसरी, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर दिखाई देता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, क्षणवाद का महत्व। इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है।
दूसरी है बिंब, इस काल में कवियों ने नए बिंबों की खोज की है। उसके बाद में 16वां प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, भक्ति काल में समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचना हुई है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि सभी कवियों ने लोक मंगलकारी साहित्य लिखा, इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, भक्ति काल की शाखाओं या धाराओं का परिचय दीजिए। तो भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है, सगुण धारा, निर्गुण धारा। फिर सगुण धारा को भी दो धारा में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और निर्गुण धारा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रमुख दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के दो कवि एवं रचनाएं। भक्ति काल के पहले कवि तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहाबली, ये इनकी रचनाएं हैं। 3 रचनाएं दे रखी हैं, एक रचना आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में सूरदास, तो सूरदास जी की भी 3 रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो भक्ति काल के 2 कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। अगला है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की 2 विशेषताएं, पहली व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। दूसरी प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति पर मानव जीवन का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नई कविता के कवि एवं रचनाएं, पहले कवि रघुवीर सहाय, जिनकी रचनाएं हंसो हंसो जल्दी हंसो। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं गीत फरोश। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? नाम एवं समय सीमा लिखिए। तो पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, जिसको वीरगता काल भी कहते हैं, इसका समय है संवत 1050 से संवत 1375 तक। दूसरा काल है भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, संवत 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, संवत 1700 से संवत 1900 तक। चौथा है आधुनिक काल या वर्तमान काल, संवत 1900 से आज तक। तो पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, वीरगता काल, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, वर्तमान काल। यहाँ पर समय सीमा दे रखी, ऊपर संवत में दे रखी थी, यहाँ पर सन में दे रखी है। संवत में से 57 घटा देंगे तो सन में समय सीमा निकल आएगी। कभी कभी सन में पूछ लेते हैं तो सन में लिखें, अगर संवत में पूछे तो संवत में लिखें समय सीमा। प्रश्न क्रमांक 22, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषताएं लिखी। तो माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषताएं, पहली, माखनलाल चतुर्वेदी ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली तथा तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। 23वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं या भाव सौंदर्य की विशेषताएं, पहली, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में ग्रामीण लोक जीवन की प्रधानता है। उसके बाद में दूसरी विशेषता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में प्राचीन संस्कृत की झलक दिखाई देती है। 24वां प्रश्न है, राजेश जोशी की 4 रचनाएं लिखी। तो राजेश जोशी की 4 रचनाएं इस प्रकार है, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। तो आज हमने कक्षा 9 हिंदी निदानात्मक मॉड्यूल के अंतर्गत पाठ 7 से पाठ 12 तक के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।